हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आपका। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहां करते हैं आपके सिलेबस की पूरी कवरेज आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेलेबल है पर। तो खैर, आज करनी है कुछ अलग बात, सिलेबस से हट के कुछ अलग बात। मिड टर्म के पेपर आ चुके हैं, बिल्कुल करीब आ गए हैं, किसी के शायद हो तो नहीं गए। खैर, बाकी करनी है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन, तो आओ जरा करते हैं आज बातें। तो इस सीरीज में मिड टर्म की मॉक पेपर सीरीज के अंदर क्लास 11 के एक एक करके फुल सिलेबस 80 मार्क्स पूरे 80 नंबर के पेपर डिस्कस किया करेंगे हम यहाँ पर। आज की क्लास के अंदर एक पेपर डिस्कस करेंगे, जल्दी और पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो अच्छी डिस्कशन के साथ प्रेम से बोले राधे राधे और आओ जरा करते हैं जी शुरुआत। तो देखो, जिसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो चुकी है तो उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने का ये बहुत अच्छा जरिया है। और अगर किसी की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं भी हुई है, अभी तक के चैप्टर्स मिसिंग है, तो भाई कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हो आप, और सभी चैप्टर डिटेल में आपके प्रोवाइड किए गए हैं। तो जाकर उन वीडियोस को देखकर आपका जो भी मिसिंग चैप्टर है तो उसको कवर कर लें। अगर सभी चैप्टर मिसिंग है तो सभी चैप्टर को जाके मिसिंग कर लें। काफी सही तरीके से सिस्टमैटिक वे में लेक्चर्स बनाए हुए हैं। अगर आप सिस्टमैटिक वे में लास्ट मोमेंट पर भी देखते हैं, 3 to 4 डेज बिफोर एग्जाम भी देखते हैं, तो आपका काफी कंटेंट कवर हो जाएगा। और बाकी रही सही कसर इन मॉक पेपर के थ्रू हम लोग आपकी पूरी कराने वाले हैं। तो चलिए, खैर, इसी के साथ प्रेम से बोले राधे राधे। आज की क्लास के अंदर एक पेपर की डिस्कशन होगी, कंप्लीट पेपर की डिस्कशन होगी, पूरे 80 नंबर के पेपर की डिस्कशन होगी। शुरुआत से लेके आखिरी तक के सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे बाबू। खैर, तो 80 नंबर का ये पेपर है, तो आओ जरा देखते हैं। शुरुआत में ऑब्वियस सी बात है कि हमारे कौन से क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं मेरे बच्चा। तो ठीक है जी, जैसे ये क्वेश्चन है क्या कि मयंक एक डेटर है, इंसॉल्वेंट हो गया है और अनेबल टू पे, यानी कि वो पैसा पे करने में असमर्थ है, पैसा पे नहीं कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन में उसको बेड डेट के तौर पर राइट ऑफ कर दिया गया था 2021 में। 3200 रुपए आज की डेट में उससे रिसीव हो रहे हैं। तो बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी? तो ऐसी सिचुएशन में मेरे बाबू, हम जानते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है और बेड डेट रिकवर्ड। बेड डेट, अगर कोई पार्टी पैसा देने से मना करे, पार्टी पैसा देने से मना करे तो उसे बैड डेट कहते हैं। लेकिन वही पार्टी अगर आगे चलकर पैसा दे दे तो हम उसे बैड डेट रिकवर्ड कहते हैं। तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड हो जाएगी हमारी। जर्नल का फॉर्मेट बना के आप एंट्री करेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन है तो बिना फॉर्मेट के भी काम चल जाएगा मेरे बच्चा। इसके अलावा अगर आप रिपोर्टिंग में, यानी रिपोर्टिंग मतलब भाई अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? अल्टीमेटली डेटा रिकॉर्ड कर उसे रिपोर्ट करना। तो अगर आप रिपोर्टिंग में आमतौर पर कॉमन यूनिट, एक जैसी यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हो, कॉमन फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसे में कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो? तो आप साल दर साल सेम यूनिट सेम फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कंपेरेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप साल दर साल सेम यूनिट सेम फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो ऐसी सिचुएशन में डेटा को कंपेयर करना काफी आसान हो जाता है। अगर आप हर साल यूनिट बदलोगे, हर साल फॉर्मेट बदलोगे तो डेटा कंपेरेबल नहीं रहता। तो ध्यान रखिएगा मेरे बच्चा, कॉमन यूनिट कॉमन फॉर्मेट वाला क्वेश्चन आएगा तो कंपेरेबिलिटी आप अपना जवाब दे देंगे। इसके अलावा कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ऑब्वियस सी बात है? मैनेजमेंट को असिस्ट करना है ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट और लॉस असर्टेन करना, सभी यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और टू मेजर द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो जो पॉइंट नंबर डी है ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है टेक्निकली। ठीक है जी, बाकी का काम की मैनेजमेंट को असिस्ट करना, प्रॉफिट और लॉस असर्टेन करना, कैलकुलेट करना, और या वेरियस यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो ये सभी उद्देश्य हैं अकाउंटिंग के। ये तो एक तरीके से कह सकता हूं मैं कि अकाउंटिंग करने के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन को मनी के टर्म में मेजर करते हैं हम, लेकिन ये कोई उद्देश्य नहीं है बल्कि एक टास्क है। ये कोई उद्देश्य नहीं है, पर्पस नहीं है ये, तो ऑब्जेक्टिव नहीं है ये। इसके लिए अलावा क्लासिफाई करना है जी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, जो आपके एसेट से संबंधित हो, जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, रेंट की पेमेंट, सैलरी की पेमेंट, तो जो आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देता हो मेरे बच्चा। तो जरा आराम से, परचेज ऑफ फर्नीचर, ऑब्वियस सी बात है कि फर्नीचर खरीदा है तो ये तो सीई मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। पेमेंट ऑफ सैलरी आरई, ये तो सैलरी है, सैलरी से जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन अगेन
कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि मशीन से रिलेटेड है। जब जब एसेट की बातें आई, मशीन की बात आई, फर्नीचर की बात आई, बिल्डिंग की बात आई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई भी छोटा मोटा खर्चा है पर मंथ बेसिस पे जो पे किया जाता है, रेंट की आप पेमेंट कर रहे हो, सैलरी की आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का खरीदा जाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में ही बेनिफिट देता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, हो गई हमारी बात। इसके अलावा ये गायब छूमंतर, आओ आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक की बात हो गई थी हमारी। अब जरा आगे बात करते हैं। तो फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, ये कौन से होते हैं? तो ये हमारे टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल का मतलब वो एसेट जो कि नजर आते हैं। तो टेंजिबल का मतलब वो एसेट्स जो कि नजर आते हैं। तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स हो गए, इंटेंजिबल तो नजर ही नहीं आते हैं, और करंट एसेट्स तो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देते हैं, टेंजिबल यानी नजर भी आते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है इनकी, तो टेंजिबल फिक्स एसेट होगा। इसके अलावा कह रहे हैं किस प्रिंसिपल के अनुसार जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स हैं उनको अगर आप डिस्क्लोज ना भी करो तो चलेगा। तो बताओ किसके हिसाब से? तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से, क्योंकि मटेरियलिटी प्रिंसिपल ही वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है मटेरियलिटी, कि जिसके हिसाब से मटेरियल चीजों को दिखाना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजों को दिखाना चाहिए, लेकिन गैर जरूरी चीजों को इग्नोर करके चल सकते हो आप। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कमजोर हैं आपके, तो प्लीज जाके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की 3 वीडियोस हैं, जिसमें शुरुआती 2 वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जाकर उन्हें देख ले। सिस्टमैटिक मैनर में लेक्चर बने हैं, तो जाकर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वीडियो को जरूर चेकआउट कर लें आप। सब चैनल पर अवेलेबल है, क्योंकि ये तो है, अवेलेबल है। खैर, तो क्वेश्चन नंबर 7 जहां लिखा है कि गुड्स आर सोल्ड इन जनवरी ऑन 2 मंथ्स क्रेडिट, यानी कि आपने सामान बेचा है 2 महीने की क्रेडिट पे बेचा है। एज पर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द सेल विल बी रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ। अब देखो, अगर आप भाई जनवरी में बेच रहे हो लेकिन 2 महीने के उधार पे बेच रहे हो, तो 2 महीने यानी पैसा तो आपको 2 महीने बाद मिलेगा। जनवरी में बेच रहे हो, मैं मान के चलता हूँ 1 जनवरी को ही आपने बेच दिया, तो जनवरी और फरवरी जब 2 महीने बीत जाएंगे आपको पैसा मिल जाएगा, यानी कि आई कैन से मार्च, है ना भाई। जनवरी महीने जब 2 महीने बीत जाएंगे आपको पैसा मिलेगा, तो आई कैन से मार्च। तो मार्च के महीने में जब पैसा मिलेगा तब आप रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि कैश बेसिस है, क्योंकि कैश बेसिस है। अगर एक्रूअल बेसिस बोल देते हैं इसी क्वेश्चन में, तो भाई एक्रूअल बेसिस तो कहता है कि जब ट्रांजैक्शन होती है डेटा तभी रिकॉर्ड होगा। ट्रांजैक्शन जनवरी में हो रही है, ट्रांजैक्शन तभी के तभी रिकॉर्ड होगी, बट कैश बेसिस के अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं, तो पैसा तो मार्च में मिलेगा, तो मार्च में डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो छूमंतर फिर से। इसके अलावा आगे आगे, हाँ जी, बाकी मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टिक्ड मार्क वाली पीडीएफ फाइल होगी वो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर तो डेटा छुमंतर में कर रहा हूँ, बट ठीक है, मिल जाएगी आपको फाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर। खैर, बाकी इसके अलावा रेंट पेड की वजह से क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि रेंट पेड जो कि होता है वो एक एक्सपेंस होता है मेरे बच्चा, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को पे कर दिया गया है। तो एक्सपेंस को पे कर दिया गया, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम जानते हैं कि आपकी जेब से पैसा खर्च करवा देता है, तो कैश का बैलेंस कम होता है, और एक्सपेंस होने की वजह से इसे आप कैपिटल से भी माइनस करते हो, तो क्या होगा मेरा भाई, डिक्रीज है ना एसेट एंड कैपिटल में से माइनस होगा, बिकॉज ये एक एक्सपेंस है, लॉस है। इसके अलावा आपके एसेट को भी गिराएगा, क्योंकि आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तो कैश बैलेंस भी आपका डिक्लाइन हो जाएगा। इसके अलावा कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, तो एक्सप्लेन करना है आपको, और रिलेवेंट कौन सा प्रिंसिपल आपका लग रहा है वो भी आपको बताना है। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा बहुत ऊपर से बता देता हूं कि कैपिटल एक लायबिलिटी होती है बिजनेस की। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि भाई बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग अलग है, और बिजनेसमैन जितना भी पैसा लगा रहा है वो सारा का सारा पैसा लौटाना भी पड़ेगा कभी ना कभी बिजनेसमैन के टुवार्ड्स आपको, तो इसलिए ही आपके ऊपर ये बर्डन की तरह है, लायबिलिटी की तरह है। और वो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि भाई बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं? तो वो है अपना प्यारा, सभी का प्यारा बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट। तो वही प्रिंसिपल कहता था हमारा कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, जिसके तहत कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। तो दैट्स इट, हो गई बात खत्म। आगे बात करते हैं। ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं हमसे, तो कह रहे हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस का ना कैपिटल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या ऐसा है अकाउंटिंग इक्वेशन में? तो बिल्कुल ऐसा ही है मेरे बच्चा। भाई अगर कोई एक्सपेंस होता है, अब जैसे ये ऊपर वाली ट्रांजैक्शन रेंट पेड, अगर कोई एक्सपेंस हो तो वो तो कैपिटल में माइनस होता है। अगर कोई एक्सपेंस हो तो वो तो कैपिटल में माइनस होता है, क्योंकि वो एक्सपेंस अकर हो चुका है, इनकर हो चुका है। बट अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो उससे आपके एसेट्स तो कम होते हैं, आपकी जेब से तो पैसा जाता है, बट उसका तो एसेट क्रिएट भी हो जाता है साथ ही साथ प्रीपेड एक्सपेंस नाम से, तो कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं आता मेरे बाबू। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके कंसेप्ट बहुत कच्चे पक्के से होंगे
तो आपको बातें कम समझ में आएंगी। तो प्लीज जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी क्वेश्चन नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं आप कि भाई इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हमें नहीं आई है, थोड़ा और एलोबरेट कर दो, तो मैं कर दूंगा। क्योंकि मैं यहां पर एज्यूम करके बैठा हूं क्या क्या कि मैं मान के चलता हूं कि आप लोग बेसिक पढ़ाई जरूर कर चुके हैं अच्छे तरीके से सभी चैप्टर की, उसके बाद में ही आप मॉक पेपर सीरीज यहां पर देख रहे हैं। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और अगर आपका स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन कच्चा पक्का सा है तो रिलेवेंट चैप्टर का आप लेक्चर जरूर देखकर उसे कवर कर लीजिए। खैर, इसके अलावा लोन फ्रॉम अ बैंक विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अ कैपिटल। अब देखो बैंक से लोन लिया तो इसमें तो बैंक से पैसा आएगा और लायबिलिटी मेरी क्रिएट होगी, तो इससे कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एक फॉल्स स्टेटमेंट बन जाती है। भाई इसमें तो पैसा आएगा और साथ ही साथ आपका लायबिलिटी क्रिएट होगी, लोन लिया है क्योंकि आपने लायबिलिटी क्रिएट होगी, इसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। An increase in which of the following will be recorded on the debit side? आप इसमें से किस चीज में अगर बढ़ावत आए, कोई चीज अगर इंक्रीज हो तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी। तो जरा आराम से, भाई कैपिटल बढ़ेगी तो वो तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी होती है। हाँ, बिल्डिंग जो की है वो एक एसेट है और एसेट बढ़ता है, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो वो आपका डेबिट होता है। तो ऑब्वियसली बिल्डिंग एक एसेट है तो वो अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डेबिट होगा, ये बात तो हम सब जानते हैं। तो इसी के साथ बिल्डिंग आपका आंसर होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक कैसा अकाउंट है? कैसा? तो हमने जाना था कि जितने भी ऐसे अकाउंट हो जो पर्सन से रिलेटेड हो, पर्सनल अकाउंट होते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी डिपेक्ट करता है कि किसी पर्सन को आपको सैलरी पे करनी है, तो एक पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। छूमंतर। क्वेश्चन नंबर 12 तक की बात हो गई थी, अब उसके बाद में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि वाउचर कैसे बनता है? तो वाउचर मेरे बाबू सोर्स डॉक्यूमेंट से बनाया जाता है। सबसे पहले हमारे पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, बिल होता है, इनवॉइस होता है, कैश मेमो होता है, उसी की मदद से ही हम या तो डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ट्रांसफर वाउचर इस तरह के बनाया करते हैं। ठीक है जी, ओके। इसके बाद में कह रहे हैं कि ओपनिंग एंट्री पास कर दो, यही कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 14 ओपनिंग एंट्री पास कर दो, ये भी एक ही नंबर का क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं ओपनिंग एंट्री पास? तो आओ जरा समझते हैं मेरे बच्चा कि कैसे करते हैं ओपनिंग एंट्री पास। ओपनिंग एंट्री, तो ओपनिंग एंट्री का बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो प्लीज उसकी भी वीडियो जाकर देख लें। कंसेप्ट तो काफी ज्यादा आसान है कि आपके जितने भी सारे के सारे एसेट्स होते हैं उन सभी को ही आप डेबिट कर दीजिए, और जितनी भी सारी की सारी लायबिलिटी है उन सभी को ही आप क्रेडिट कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो मान के चलिए आपकी हो गई 99% ओपनिंग एंट्री हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, आओ जरा समझते हैं। तो ओपनिंग एंट्री को करने के लिए जरा चलते हैं कहीं और, आओ लेके चलें तुम्हें कहीं और, तो एक ओपनिंग एंट्री करते हैं। हाँ जी, आओ जरा देखें। तो ओपनिंग एंट्री करने के लिए भाई बेसिक सा फॉर्मेट तो आप वही बनाओगे कि जर्नल आप लिखोगे, ये बेसिक बातें तो उम्मीद करता हूं जानता हूं। यहां सीरियल नंबर या डेट आप कोट करते हो, क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियसली डेट दी हुई है, और ओपनिंग जो एंट्री होती है वो तो बिल्कुल साल की शुरुआत में ही होती है। तो यहां पर आप पर्टिकुलर्स लिखते हो, एलएफ लिखते हो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो ये बेसिक बातें एक बार फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आपको आती है मेरे बाबू, आती है, सब आती हैं आपको। तो जरा आराम से, आपको क्वेश्चन के अंदर काफी सारे एसेट्स दिए हुए हैं, कैश, डेटर, ये डेटर के नाम भी दिए हुए हैं, अमित, श्याम, कपिल, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। तो आपको कैश, डेटर, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी, तो कैश 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 डेटर, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। जैसा कि मैंने कहा था कि जितने भी आपके एसेट्स हैं उन सभी को ही आप डेबिट कर दीजिए। डेटर के केस में आप डेटर अकाउंट ना लिखने के बजाय अगर आप सारी की सारी पार्टीज के अकाउंट भी डेबिट करना चाहें अलग अलग, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है उसमें। और जितने भी सारे के सारे एसेट्स हैं उन सभी को डेबिट करने के बाद जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट कर दीजिए, क्या ही दिक्कत की बात है, उनको क्रेडिट आओ करें। कौन से हैं क्रेडिटर? भाई एक तो क्रेडिटर है 55,000, बैंक लोन है 30,000, क्रेडिटर हैं और बैंक लोन है। तो क्रेडिटर्स हैं और बैंक लोन है, तो उनको क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है जी, तो कितना कितना वही आ जाएगा हमारा कि 55,000 और 30,000। ठीक है जी, और आपके जितने भी सारे के सारे एसेट्स की वैल्यूएशन दी हुई है, जैसे कि 1 लाख के आपका कैश है, डेटर्स 40,000 के, तो 1,40,000, 20 और 70। ठीक है जी, ओके। तो 1,40,000, 20, 1,40,000 थोड़ी ना, 1 लाख है आई थिंक, है ना?
गड़बड़ हो गया। तो 1 लाख है यहाँ पर, देन 40,000 और 20,000 और फिर 70,000। एक बार फिर से मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, 1, 40, 20 और 70। तो 1, 40, 20 और 70 तो ऐसे करके हमें दिया हुआ है। और जैसे ही आप सारे के सारे एसेट्स को आपने डेबिट किया और लायबिलिटी को क्रेडिट किया, और ऑब्वियस सी बात है कि जो ओपनिंग एंट्री की डेट हम डालते हैं वो डाल देते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। जैसे कि 1 अप्रैल 2022 दी हुई है, तो 1 अप्रैल 2022 आप डाल दोगे। तो 1 अप्रैल 2022 आपने डेट डाल दी यहाँ पर। और उसके बाद में हमेशा ज्यादातर बार होता क्या है कि ओपनिंग एंट्री को अगर आप देखो तो देखो डेबिट का टोटल कुछ हो रहा है और क्रेडिट का टोटल कुछ हो रहा है, यानी कि वो बराबर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लायबिलिटी मिसिंग है, विच इज कैपिटल। कैपिटल आपकी नहीं गिवन थी, अगर गिवन होती तो बात ही खत्म, तो डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर आ जाता खुद ब खुद। तो ये आपको निकालनी होती है बैलेंस शीट फिगर से। ज्यादातर बार ओपनिंग एंट्री में ये आपकी मिसिंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सारे एसेट्स डेबिट, सारी लायबिलिटी क्रेडिट, और उसके बाद बैलेंस शीट फिगर के तौर पर आपको कैपिटल निकालनी है मेरे बच्चा। तो बताओ जी बताओ, डेबिट का टोटल कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? तो डेबिट का टोटल है मेरा 1,70,000, 1 लाख, तो 2,30,000 रुपए। अगर मैं डेबिट के टोटल की बात करूं तो वो है मेरा 2,30,000 रुपए। और क्रेडिट में तो सिर्फ और सिर्फ है मेरा कितना, 85,000। तो बस इन दोनों को माइनस कर देंगे हम, आपस में माइनस कर देंगे हम, आ जाएगा मेरा कितना, 1,45,000। तो 1,45,000 की मैंने कैपिटल निकाल दी, बात मेरी खत्म हो गई। तो बस ओपनिंग एंट्री के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, हो गई हमारी बात खत्म। इसके अलावा जो मेरी कंपाउंड एंट्री लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड एंट्री? तो कंपाउंड एंट्री का मतलब जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो, आइदर इन अ डेबिट साइड और इन अ क्रेडिट साइड। आमतौर पर एंट्रीज कैसे होती हैं, कोई एक अकाउंट डेबिट होता है, कोई एक अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन जहां पर एक से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो, आइदर इन अ डेबिट साइड और इन अ क्रेडिट साइड, तो उस तरह की एंट्री को हम बोल देते हैं कंपाउंड एंट्री। एग्जांपल ये पूछ रहे हैं तो एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कैश अकाउंट डेबिट करते हैं हम, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करते हैं हम, और फिर उसके बाद में टू पार्टी नेम लिख देते हैं हम, या टू सेल्स लिख देते हैं हम। तो ये जो इस तरह की एंट्री है जिसमें डेबिट साइड में 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये आपकी कंपाउंड एंट्री कैटेगरी में आ जाती है। इसके अलावा करेक्ट स्टेटमेंट मांग रहे हैं ये, तो ये कह रहे हैं कि कोई भी एक्सपेंस अगर बढ़े तो क्रेडिट करो, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो वाहियात बात है। एक्सपेंस अगर बढ़े तो डेबिट करो, ये भी वाहियात बात है। भाई रेवेन्यू जो होती है वो इनकम होती है, रेवेन्यू जो होती है वो इनकम होती है, वो क्रेडिट होती है, और एक्सपेंस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो ये गलत बात कह रहे हैं। एसेट अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी, इसमें कोई गलती नहीं है। तो जो 16 का आंसर है वो सी होगा। अब ऑब्वियसली जो बेसिक जर्नल के रूल्स हैं कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, ये सभी जानते हैं, उम्मीद करता हूं मैं। तो एसेट बढ़ता है तो है क्या, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। तो बस कम होने वाला ऑप्शन नजर आ गया, यही अपना आंसर है, चुन लिया हमने, बात खत्म हो गई हमारी। इसके अलावा छू मंतर, फिर से आ गए अपने ट्रू फॉल्स, प्यारे से ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स आगे कह रहे हैं कि क्रेडिट वाउचर। अब देखो क्रेडिट वाउचर कब बनाते हैं, क्रेडिट वाउचर बनता है आपके इनकम के केस में, क्रेडिट वाउचर बनता है इनकम के केस में, तो ऑब्वियसली एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है जी, गलत है, ये सही नहीं है। इसके अलावा अकाउंटिंग वाउचर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं डेबिट वाउचर में और क्रेडिट वाउचर में। तो अकाउंटिंग वाउचर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं डेबिट वाउचर में, क्रेडिट वाउचर में एंड ट्रांसफर वाउचर में। तो ट्रांसफर वाउचर कहां गया, तो गलत है भैया, गलत है, सही नहीं है। इसके अलावा कैश मेमो प्रिपेयर होता है जब कहीं भी सेलर कैश में डील करता है, तो हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है कि कैश मेमो बनता है जब कैश में बेचा जाता है, और इनवॉइस या बिल प्रिपेयर किया जाता है जब कहीं भी क्रेडिट में बेचा जाता है। तो कैश में बनता है कैश मेमो और क्रेडिट में बनाया जाता है इनवॉइस और बिल। तो नालायक को लिख लिया करो इस तरह की बातें, इस तरह की बातें लिख लेनी चाहिए हमें। देख रहा हूं मैं, तुम पर ही नजर है मेरी, ध्यान रखना। जब जब जो कहता हूं लिखने के लिए लिख लिया करो, ये ना सोचा करो कि मास्टर को क्या पता लग रहा है, भाई यही गड़बड़े कर देते हैं आप लोग। तो बेसिकली बोल रहा हूं कि कैश ट्रांजैक्शन में कैश मेमो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बिल और इनवॉइस, तो लिख लो मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलो। तो चलो खैर, लिखा हुआ है कि सोर्स डॉक्यूमेंट आर ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो काफी हद तक की कोई भी जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है वो वाकई में ऑथेंटिक प्रूफ है, तो वो इस चीज का प्रूफ होते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है उनके सपोर्टिंग में कुछ है, यानी फेक ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड की है। परचेज के केस में परचेज का बिल है, सेल के केस में सेल का बिल है, तो वो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मतलब विश्वसनीय है, आप उन पर विश्वास कर सकते हो, यानी तो ये एक करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रांसफर वाउचर तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन में बनते हैं जिसमें कोई कैश का फ्लो नहीं होता।
तो ये लिखा हुआ है कैश ट्रांजैक्शन में बनते हैं, तो गलत हो गई ये बात। क्रेडिट नोट कब बनता है? तो लिखा हुआ है क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट फॉर हैविंग अ डिपॉजिट मेड इनटू द बैंक। तो क्रेडिट नोट, अरे जाओ, क्रेडिट नोट तब बनता है जब आप सेल्स रिटर्न करते हो या किसी कारण से आपको डेटर को कम पैसे देने हैं, ठीक है, आपने डिफेक्टिव सामान भिजवा दिया डेटर के पास, तो अब वो अपनी अमाउंट कम करवाना चाहते हैं, तो तब भी क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो आप। ये क्या कह रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कराते वक्त वो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, तो ऑब्वियसली वाहियात और गलत बात लिखी हुई है, सही बिल्कुल भी नहीं है। खैर, इसके अलावा छूमंतर, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं कि व्हाट इज अ लेजर। व्हाट इज अ लेजर? अब लेजर क्या होता है? लेजर इज अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जहां पर सारी ट्रांजैक्शन, all the transactions are classified under various heads under various accounts। और इसका क्या पर्पस होता है? तो इसका पर्पस बड़ा ही सीधा सा होता है कि अगर कभी भी आपको एक पर्टिकुलर हेड की सारी जानकारियां चाहिए कि कैश में कितनी ट्रांजैक्शन है, रेंट ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया गया है, तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी वन पर्टिकुलर हेड कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द लेजर। तो ये इसका पर्पस है। ये जर्नल से कैसे अलग है? तो जर्नल इज द फर्स्ट स्टेप, लेजर इज द सेकेंडरी स्टेप। लेजर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर जर्नल, जर्नल पहले बनाया जाता है। जर्नल का पर्पस है डेटा को रिकॉर्ड करना, लेजर का पर्पस है डेटा को क्लासिफाई करना। जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेटा को रिकॉर्ड करता है, लेजर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ डेटा का क्लासिफिकेशन नहीं होता है। तो ऐसे करके बातें हो जाती हैं हमारी थियोरेटिकल इन क्वेश्चन के। इसके अलावा कहा हुआ है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। हाँ, सही बात है, ऑफ द कंसर्न यानी कि ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये काफी अदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी देती है। हाउएवर अकाउंटिंग की कुछ एक लिमिटेशन भी है, कुछ एक एनी 3 लिमिटेशन बता दो, तो बता सकते हो आप। क्या बता सकते हो कि भाई इसमें विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, मैनिपुलेशंस हो सकती हैं, यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग की संभावनाएं आ जाती हैं। इसके अलावा ये इग्नोर करती है आपकी प्राइस लेवल चेंजेस को। इसके अलावा ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करती है, क्योंकि यहां सिर्फ पैसे की दृष्टि से ही चीजें देखी जाती हैं, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर कर दिए जाते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही ये कंसीडर करती है। कोई भी एसेट हमने रिकॉर्ड किया 10 लाख पे, तो बस वो 10 लाख ही रहता है, डेप्रिसिएशन लगता है उस पर टाइम के साथ, लेकिन मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये इस तरह की लिमिटेशंस आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा अब बात करते हैं आगे, लेजर। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। काफी बच्चों के दिल में ये समस्या उलझन सी रहती है। क्या रहती है कि सर जी लेजर का क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, और अगर आ गया सर जी इसमें तो पूरे पेपर में यही क्वेश्चन करते रहेंगे क्योंकि तो बहुत लंबा होता है। तो देखो, लेजर के क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो आमतौर पर इस तरीके से आ सकते हैं, जहां लेजर में आपको सभी अकाउंट नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कोई 1 या 2 या 4-5 अकाउंट ही बनाने को मिले। सारे के सारे अकाउंट आप ना बनाओ, आपको सिर्फ एक अकाउंट सुमित अकाउंट बनाना है, इसके अलावा और कोई अकाउंट नहीं बनाना। तो देखो, ये क्वेश्चन ऐसा ही है जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सुमित अकाउंट बनाना है। सुमित कौन है? सुमित एक ऐसी पार्टी है जिससे आप सामान खरीद रहे हो। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, तो आओ जरा देख लेते हैं मेरे बाबू, मेरे सोना, आओ जरा देखें। तो सुमित अकाउंट बनाना है, तो सुमित लेजर अकाउंट बनेगा ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात चल रही है, ठीक है जी। फॉर्मेट हमारा यही रहेगा कि पर्टिकुलर अमाउंट बनाने के लिए हम डेट का कॉलम भी बना सकते थे, और बाकी अगर आपको बनाना है तो वो जेएफ का कॉलम बना सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं, ठीक है। बाकी अगर ना भी बनाओ तो चलेगा। डेट का कॉलम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि क्वेश्चन में डेट्स गिवन नहीं है, तो यहां भी जेएफ का कॉलम, वहां भी जेएफ का कॉलम, ठीक है जी। ऐसे करके बना दिया हम लोगों ने। खैर, इसके अलावा अब देखो, बना किसका अकाउंट रहे हैं हम? सुमित का अकाउंट। और सुमित कौन है? सुमित वो है जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, यानी कि टेक्निकली सुमित कौन है? सुमित है क्रेडिटर, क्योंकि जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, वो हमारी लायबिलिटी होते हैं। तो जरा आराम से आपको इस तरह की सिचुएशन में सोचना क्या है, काफी लिमिटेड बातें सोचनी है। सबसे पहली बात, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? बताओ, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट होती है या क्रेडिट होती है? बताओ मेरे बाबू। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो सर जी क्रेडिट होती है। तो देखो, जब जब कोई भी ट्रांजैक्शन होगी जिससे इस क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन की वजह से बैलेंस कम होगा क्रेडिटर का, सुमित का बैलेंस अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो तो एक लायबिलिटी है। सुमित का बैलेंस कम करना है तो वो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये तो एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो डेबिट होती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है हम लोगों को। चलो जी, ठीक है। अच्छा, सुमित नाम का लेजर क्रिएट कैसे होगा? तो देखो, जैसे ही आप उधार में सामान खरीदोगे तो सुमित नाम का बैलेंस
क्रिएट हो जाएगा बुक्स में, तो बाय परचेजेस की एंट्री इधर आएगी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे उधार में आपने सामान खरीदा तो आपने क्रेडिट में एंट्री डालते गए, आप लायबिलिटी बढ़ाते गए, लेकिन कभी ना कभी लायबिलिटी खत्म भी तो करोगे। कब करोगे? जिस दिन पेमेंट करोगे। तो अगर आपने सुमित को पैसा पे कर दिया तो आप डेबिट साइड में टू कैश के नाम से एंट्री लिख दोगे, या इसके अलावा आपको खरीदा हुआ सामान पसंद नहीं आया, आपने वापस कर दिया, तो आप परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दोगे, या आपने सुमित को थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दिया, तो यानी वो सभी ट्रांजैक्शन जिनसे सुमित का बैलेंस कम होगा वो डेबिट साइड में आएंगी, और वो सभी ट्रांजैक्शन जिनसे सुमित का बैलेंस इंक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड में आएंगी। तो ये कंसेप्ट है। अगर आपको सीधा जर्नल के बिना, हमने वैसे तो ये सीखा था कि सर जी लेजर तो जर्नल के बिना कैसे बन जाएगा, तो जर्नल के बिना नहीं बनेगा, तो जर्नल के बिना ही बनाना है मेरे बाबू, जर्नल के बिना ही बनाना। लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड, जर्नल एंट्री नहीं करनी। हो भी सकता था कि जर्नल एंट्री मांग ले, अगर जर्नल एंट्री मांगते तो पहले इसका बैठ के जर्नल एंट्री करनी पड़ती, लेकिन अब तो बोला हुआ है जर्नल एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड, तो आपको सीधा सीधा सुमित का लेजर अकाउंट बनाना है आप तो ठीक है, बड़ा आसान है भाई। परचेज कर रहे हैं हम सामान, तो ये किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा। उसके बाद में जैसी कैश की पेमेंट की तो ये डेबिट में आएगा, फिर चेक से पेमेंट की ये भी डेबिट में आएगा, सामान वापस किया ये भी डेबिट में आएगा, डिस्काउंट मिल गया ये भी डेबिट में आएगा। गुड्स परचेज कर रहे हैं लेकिन इस बार तो कैश में कर रहे हैं, अब जो कैश में कर रहे हैं उसका सुमित अकाउंट से क्या लेना देना, वो तो कहीं भी नहीं आएगा भाई। कैश में कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सुमित अकाउंट ना डेबिट ना क्रेडिट, उसका सुमित अकाउंट से क्या लेना देना। हाँ, गुड्स फिर से खरीदे, उधार में खरीदे तो ये फिर से क्रेडिट में आएगा। तो देखो क्रेडिट में आने वाली ट्रांजैक्शन तो लिमिटेड है, एक तो ये पहले वाली 1 लाख रुपए और एक ये आखिरी वाली 45,000। जब जब आप खरीदोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, जब जब आप खरीदोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, तो क्रेडिट में एंट्री करोगे। और ये तो 1 लाख से करनी है और 45,000 से करनी है, तो जरा आराम से तो एक तो 1 लाख से करनी है और एक 45,000 से करनी है। 45,000 की फिर से कर देते हैं बाय परचेजेस, और उसके बाद में जितनी भी पेमेंट वगैरह थी, पेमेंट थी, रिटर्न था, डिस्काउंट का मिलना था, वो सब कुछ इधर आ जाएगा। अब पेमेंट कितनी की है? कैश में की है 31,000 की, और थोड़ी सी बैंक से भी की है 45,500। तो 31,000 की तो कैश में की है, तो वो हमने कैश में दिखा दिया। जो 45,500 हमने बैंक से की है तो वो बैंक में दिखा देंगे, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू कर रहे हैं पेमेंट, तो 45,500 ऐसे करके। इसके अलावा पेड, हाँ पेड, ये चेक की तो बात हो गई। रिटर्न गुड्स कितने का सामान वापस किया? 6,000 का सामान वापस किया, और डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट 800 मिला, तो सामान जो वापस किया 6,000 वो भी डेबिट में आएगा, क्योंकि उससे भी लायबिलिटी कम होगी, और 800 रुपए जो आपका डिस्काउंट का है उससे भी लायबिलिटी कम होगी, तो वो भी डेबिट में आएगा। तो 6,000 का सामान वापस किया और 800 का डिस्काउंट मिल गया, तो बस एक ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड होनी ही नहीं थी। यहां पर अब हम बैलेंसिंग कर देंगे, बात हमारी खत्म हो जाएगी। कितनी आएगी मेरी बैलेंसिंग? तो 45 और ये दोनों टोटल मिला के हो जाएंगे मेरे 76, 82 भी नहीं 83 हो जाएगा, तो 83,300 और ऑब्वियसली ये माइनस करना। अच्छा 83,300 तो ये डेबिट का टोटल रहेगा ना, ठीक है, ये तो मिटा ही देता हूं मैं, क्योंकि बड़ा तो इधर का होगा क्रेडिट साइड। खैर, तो 83,300 ऑल दो हमारे काम की बात जरूर है। क्रेडिट साइड के टोटल है आपका 1,45,000 और जैसा कि हमने कहा था ये डेबिट साइड का टोटल कितना है, ये वाला, तो ये वाला टोटल था आपका 83,300। तो ऑब्वियसली इसे माइनस कर देंगे हम, तो टू बैलेंस CD निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, कितना आएगा? ये आएगा मेरा 84 के हिसाब से सोच लेते हैं, तो 16, तो 61, तो 61,700, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, बात हमारी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से कर दिया जी हमने लेजर का क्वेश्चन भी। इसके अलावा आगे ये क्वेश्चन नंबर 21, जहां पर 2 + 2 यानी कि 2 नंबर का, यानी टोटलिटी में 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जहां ये क्या कह रहे हैं, जहां पर ये कह रहे हैं कि संजीव ने कोई बिजनेस शुरू किया है जहां साल की शुरुआत में दी हुई है कैपिटल 6 लाख रुपए, साल की शुरुआत की कैपिटल दी हुई है 6 लाख रुपए, और उसी ही मोमेंट पर आपका लोन भी दिया हुआ है। उन्होंने फ्रेश कैपिटल भी लगाई है 1.5 लाख रुपए की, और थोड़ा सा विड्रॉल भी किया है। फाइनली मांग क्या रहे हैं, अगर मैं आखिरी में बात करूं, बाकी बीच में एक लॉस भी इनकर हुआ है इनका, मांग रहे हैं कैलकुलेट कैपिटल एंड टोटल एसेट्स एज ऑन 31 मार्च 2022। तो सपोज करो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर मैं यहीं के यहीं ही कर
आपको दिखा दूं तो क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट तो कैसे होने वाला है, तो जरा आराम से भाई हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल हो उसके अंदर आप फ्रेश कैपिटल, जो भी फ्रेश कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है, वो आप ऐड करो, जो भी ड्रॉइंग्स है वो आप माइनस करो, इसके अलावा जो भी प्रॉफिट है तो ऐड करो, लॉस है तो माइनस करो, और इस तरीके से आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल आती है। तो इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली आपको सारी चीजें दी हुई हैं। ओपनिंग कैपिटल आपको 6 लाख रुपए की दी हुई है तो 6 लाख रुपए, फ्रेश कैपिटल फिर आपको दी हुई है कितनी, 1.5 लाख रुपए की, और ऑब्वियसली इस पूरे काम के अंदर आपको लायबिलिटी का कोई काम नहीं है। वो जो लोन दिया हुआ है आपको, लोन 3,20,000, उसका कोई काम नहीं है फिलहाल। तो फ्रेश कैपिटल आपको 1.5 लाख रुपए दी हुई है, वो आप ऐड कर दो। ड्रॉइंग आपको दी हुई है 80,000 की, वो हमें माइनस करनी है। इसके अलावा लॉस भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, लॉस 45,000 का दिया हुआ है, तो वो हम माइनस करेंगे। और बस इस तरीके से मेरी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल तो इस तरीके से आ जाएगी। तो ये तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे आप लोग, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूं तो भाई ये तो हम जानते ही हैं कि जो एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो एसेट्स होते हैं वो होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल तो मेरी नीचे से निकल आएगी, क्लोजिंग कैपिटल लोग कितनी आएगी निकाल ही देते हैं। ये होगा मेरा 1,25,000, तो 25 तो 6,25,000 रुपए की आएगी। तो यहां नीचे से जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो आएगी आपकी 6,25,000 रुपए। ठीक है जी। तो जब आप एसेट्स की कैलकुलेशन करोगे तो यहां पर कैपिटल की जगह तो 6,25,000 लोगे। क्यों? क्योंकि आपको क्लोजिंग के एसेट्स निकालने हैं। और बात रही लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी में आप एज्यूम करके चलोगे कि जो आपकी साल की शुरुआत में लायबिलिटी है वो आपकी साल के एंड में भी होगी। तो 3,20,000 की लायबिलिटी अभी तक भी आपकी स्टिल एग्जिस्ट कर रही होगी। तो बस 6 और 3 9,45,000। तो ये कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है जी। स्क्रीनशॉट भी लेने को ले सकते हो, बाकी मैं बाद में तो शेयर कर ही दूंगा, क्योंकि अभी के अभी तो छू मंतर कर दूंगा, इसको गायब कर दूंगा। तो इसी के साथ में पहले पार्ट का तो सॉल्यूशन हो गया हमारा। ठीक है जी। अब दूसरे पार्ट की बात करता हूं। दूसरे पार्ट में, दूसरा पार्ट अलग पार्ट है, दूसरा पार्ट अलग क्वेश्चन है। तो यहां ये क्या कह रहे हैं, यहां ये कह रहे हैं डिटरमाइन द कैपिटल ऑफ अ प्रणव, और जहां उसके काफी सारे एसेट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, और साथ में उसकी लायबिलिटी भी दी हुई है। तो ठीक है, क्या ही दिक्कत की बात है भाई। कैपिटल, अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप करोगे एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस। आप एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दो, आपके कैपिटल निकल के आ जाएगी। ये क्वेश्चन सीधा है, इसमें कोई कलेश नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके जितने भी एसेट्स हैं 40,000, 1,20,000, 15,000 और कैश 6,000, सबको ऐड कर दो पकड़ के। तो जरा आराम से, ये हुआ 1,60,000, 1,60,000, 1,75,000 एंड देन 1,81,000। जितने भी एसेट्स थे, 4 एसेट्स थे, सबको ऐड कर दिया। और उसके बाद में जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं, जैसे लायबिलिटी के नाम पर एक तो क्रेडिटर दिया है, बैंक लोन दिया है, 45,000 और 18,000, जो हो जाएंगे आपके कितने, 63,000। तो 63,000 माइनस कर देंगे हम, तो डन जी डन। कितना हुआ हमारा, 1,18,000 हो गया। ठीक है जी, बस बात खत्म हो गई हमारी। तो बस ये तो आसान सा ही था। ठीक है जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आगे क्वेश्चन नंबर 22, जहां कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करना है आपको किन्हीं भी 4 को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो जरा सुन लेते हैं भाई। रेवेन्यू रिसीट्स वो होती हैं, कौन सी होती है रेवेन्यू रिसीट। बाकी तो ऑब्वियसली जो थ्योरी की क्लासेस हैं उन्हें देखो, जो थ्योरी के नोट्स हैं वहां से याद करो, बुक से भी रीड करो, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन जरूर कर देता हूँ। रेवेन्यू रिसीट्स वो होती हैं जो आमतौर पर होने वाली इनकम होती हैं। ये आपके मेन बिजनेस ऑपरेशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। एग्जांपल के लिए सेल ऑफ गुड्स, एग्जांपल के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिक्टिशियस एसेट, ये वो एसेट होते हैं जो नकली एसेट होते हैं, जो फेक एसेट होते हैं, जिनका नेचर तो डेबिट होता है बट ये रियलिटी में आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाले। एग्जांपल के लिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रेड रिसीवेबल मतलब आपका ने क्रेडिट में सामान बेचा है, तो जो आपके डेटर क्रिएट हुए हैं या जो आपने लीगल एग्रीमेंट साइन करवाया है इन द फॉर्म ऑफ BR, बिल रिसीवेबल, तो उन दोनों को जोड़ के हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू, ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर प्लस BR। डेटर और BR को मिला के बनता है आपका ट्रेड रिसीवेबल। डेबिट नोट, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आप इशू करते हो परचेज रिटर्न करते वक्त। आपको खरीदा हुआ सामान पसंद नहीं आया, आपने सामान वापस कर दिया, आप एक डॉक्यूमेंट इशू करते हो कारण बताते हुए कि आप सामान क्यों वापस कर रहे हो। या अगर
जब कहीं भी आपके पास सामान आता है, अगर आपके पास डिफेक्टिव सामान आया तो आप क्रेडिटर की अमाउंट कम करने की कोशिश करते हो, उस सिचुएशन में भी आप डेबिट नोट इशू करते हो। कंपाउंड वाउचर ये कुछ और नहीं बल्कि ट्रांसफर वाउचर का ही दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफर वाउचर का ही दूसरा नाम है, जहां हम कहते हैं कि ये वाउचर वो है जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन में बनता है, जिसमें ना तो कोई कैश का फ्लो हो रहा, ना तो कोई पैसा आ रहा और ना ही कोई पैसा जा रहा है। तो बेसिकली इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपका कंपाउंड वाउचर बनता है। इसके अलावा आगे 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 क्वेश्चन नंबर 23, इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा जरूरी। तो आओ जरा देख लेते हैं। जहां क्या है, कह रहे हैं कि आपको अमन की इनकम निकालनी है। टेक्निकली इनकम का मतलब आपको एक तरीके का प्रॉफिट निकालना है। कैसा प्रॉफिट निकालना है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जरा ध्यान से, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन? चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन। आपको प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? आओ जरा देखें। तो तरीके से देखते हैं, है ना। तो हम करेंगे इसको 2 हिस्सों के अंदर ऑब्वियसली क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। एक तरफ हम सारा का सारा कैश बेसिस का काम करेंगे। अब देखो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है कि क्या उधार की ट्रांजैक्शन को कंसीडर करना है? तो जवाब है ना। जबकि जो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो कहती है कि कैश ट्रांजैक्शन को भी कंसीडर करना है, उधार की ट्रांजैक्शन को भी कंसीडर करना है। तो अगर मैं बात करूं कि यहां कौन सी ट्रांजैक्शन कंसीडर की जाने वाली है, तो यहां सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही कंसीडर होंगी। जबकि यहां पर तो कैश ट्रांजैक्शन भी कंसीडर होंगी और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी कंसीडर होंगी। कैश बेसिस कहता है कि भाई अगर पैसा आ रहा है, चाहे करंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, मैं तो रिकॉर्ड करूंगा। जबकि एक्रूवल बेस कहता है कि मैं सिर्फ करंट ईयर का ही डेटा रिकॉर्ड करूंगा। अगर कोई भी पैसा मिला नेक्स्ट ईयर का तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसे निकाल फेंकेंगे, उसे कतई कंसीडर नहीं करेंगे। तो जरा आराम से इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे करेंगे हम क्वेश्चन। तो लिखा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22। भाई आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो कौन से साल की करनी है? वो करनी है साल 2021-22। और देखो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, काफी ज्यादा आसान सा एक काम कि आपको दोनों ही केसेस में एक तरफ रेवेन्यू पता करना है, रेवेन्यू मतलब इनकम पता करनी है, दूसरी तरफ आप एक्सपेंस कंसीडर करके चलोगे कि भाई कितना होगा, और इन दोनों को आपस में एडजस्ट करके फिर आपको पता लगेगा कि भाई आपकी नेट इनकम क्या होने वाली है। और देखो यही हम पता करेंगे कैश बेसिस में, और यही सेम टू सेम बात पता करेंगे हम एक्रूवल बेसिस में कि भाई हमारा रेवेन्यू कितना है, इनकम कितनी है, हमारा एक्सपेंस कितना है, खर्चा कितना हम कंसीडर करके चलें, और इन दोनों को आपस में एडजस्ट करने का मतलब ऑब्वियसली माइनस ही करना है। तो हमारी बेसिकली नेट इनकम कितनी होने वाली है। तो ऐसे करके बातें हैं। तो जरा आराम से कैसे करेंगे, क्या कर जाएंगे हम इस क्वेश्चन को करते वक्त। तो लिखा है अमन ने टोटल रेवेन्यू अर्न किया 6,90,000 का, जिसमें से 4,70,000 कैश में रिसीव हुआ। तो टोटल रेवेन्यू कितना है? 6,90,000, जिसमें से 4,70,000 कैश में रिसीव हुआ। तो जरा आराम से 6,90,000 टोटल रेवेन्यू, 4,70,000 कैश में रिसीव हुआ। तो भाई कैश बेसिस तो क्या कहेगा? कैश बेसिस तो कहेगा कि भाई 4,70,000 रिसीव हुआ तो 4,70,000 ही कंसिडर किया जाएगा। 6,90,000 में से 4,70,000 रिसीव हुआ तो 4,70,000 ही कंसिडर किया जाएगा। जबकि एक्रूवल बेसिस कहेगा कि 6,90,000 अर्न किया है ना, तो 6,90,000 ही कंसिडर किया जाएगा। तो बेसिकली बात यही है कि ये सिर्फ कैश को कंसिडर करेगा, ये तो दोनों को कंसिडर कर लेगा। तो यहां पर टोटल फिगर हमने लिख दी इस कारण से। आगे अब लिखा हुआ है कि जो टोटल खर्चे हैं वो 4,40,000 रुपए के पे किए हैं, जिसमें से 20,000 2022-23 का मतलब नेक्स्ट ईयर। अब देखो नेक्स्ट ईयर से किसे एलर्जी नहीं है, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग को कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट ईयर से। अगर नेक्स्ट ईयर का भी कोई खर्चा पे कर दिया गया तो ये उसे भी रिकॉर्ड कर लेता। जबकि एक्रूवल बेस कहता है कि ना बस रुक जाओ, अगर नेक्स्ट ईयर का कोई भी खर्चा पे किया है तो मैं उसे कतई रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड करूंगा। तो जरा आराम से, टोटल कितना खर्चा पे किया? 4,40,000, लेकिन उसमें से 20,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो जरा आराम से 20,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो देखो कैश बेस तो कहेगा कि भाई टोटल पे कितना किया? 4,40,000। तो ठीक है 4,40,000 को मैं तो पूरे को खर्चा मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां क्या होगा, तो यहां 4,40,000 का खर्चा पे तो किया है, लेकिन उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे, निकाल देंगे जो 20,000 रुपए का नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। क्योंकि इसने कहा था मैं सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही डेटा रिकॉर्ड करूंगा, तो नेक्स्ट ईयर का जो भी खर्चा है वो हमने निकाल दिया वहां से। इसके अलावा आखिरी में एक लाइन लिखी हुई है कि 30,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है मतलब पे नहीं किए। अब देखो कैश बेसिस को तो कोई लेना देना नहीं है, 30,000 का खर्चा है,
पे ही नहीं किया, पे ही नहीं किया तो मैं क्यों रिकॉर्ड करूं उसे? तो कैश बेस तो कहता है पे ही नहीं किया तो मैं तो नहीं करूंगा रिकॉर्ड, लेकिन ये एक्रूअल बेस कहता है कि माना पे नहीं किया लेकिन खर्चा तो वो करंट ईयर का ही है, तो मैं उसे खर्चा मान के चलूंगा, तो वो अपने खर्चों में उसे ऐड कर देगा। तो देखो उसने जो नेक्स्ट ईयर का खर्चा था उसे तो निकाल फेंका क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर है, लेकिन जो करंट ईयर का अनपेड एक्सपेंस है उसे इंक्लूड कर लिया कि भैया है वो तो तुम करंट ईयर का ही ना, तो आप बेसिकली इंक्लूड हो जाओगे, खर्चे के अंदर काउंट हो जाओगे। तो इस तरीके से 4.5 लाख रुपए का हमारा एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा। तो बस इस तरीके से कैश बेसिस एक्रूवल बेस के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, जहां कैश बेसिस के अकॉर्डिंगली नेट इनकम कैलकुलेट हो गया हमारी 30,000 और एक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंगली हमारी कैलकुलेशन हुई है कितनी, तो ये हुई है हमारी 2,40,000। तो बस ऐसे करके बातें हो गई हमारी। तो ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन हो गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। तो आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कमल ने परचेज की एक मशीनरी उधार में खरीदी है स्मार्ट टूल्स लिमिटेड से, और कमल ने 4,000 रुपए लोडिंग के पे किए, 7,000 रुपए इंस्टॉलेशन के पे किए, और कमल कहना चाह रहा है कि ये जो लोडिंग और इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं ये मशीन अकाउंट में ही जाने चाहिए। 4,000, 7,000 और 1 टू शो मशीन अकाउंट एट 60,000 इन अ बुक्स है। तो भाई यानी अच्छा, यानी कमल के अनुसार हमने 60 की मशीन खरीदी थी तो 60 पे ही रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, और उनके अनुसार जो लोडिंग और इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं वो नहीं जाने चाहिए मशीन में। इसका मतलब यही हुआ। खैर, तो क्या वो सही कर रहे हैं? तो पहली बात कि क्या कमल सही कर रहे हैं, तो जवाब है ना। अगर बात करें कि क्यों नहीं कर रहे, तो जो लोडिंग और इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं मशीन के रेस्पेक्ट में वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और क्योंकि वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो मशीन अकाउंट शुड बी डेबिटेड इन दिस रेस्पेक्ट। अगर बात करें कि जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, तो जरा आराम से आपको मशीनरी अकाउंट डेबिट करना है, आपको कैश अकाउंट क्रेडिट करना है, और अमाउंट कितनी लिखनी है, 60,000 प्लस 4,000 प्लस 7,000, यानी टोटल 71,000 के साथ में एंट्री होनी चाहिए। ऐसे करके देन उसके बाद में कोई भी एक पॉइंट बता दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर तक ही बेनिफिट देता है। ऐसे करके, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स से रिलेटेड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। ऐसे करके बातें। इसके अलावा कौन सा वाउचर बनाया जाएगा कमल के द्वारा फॉर द परचेज ऑफ अ मशीन? तो बताओ मेरे बच्चा, क्या यहां पैसा आ रहा है या जा रहा है? क्योंकि अगर पैसा आता है तो क्रेडिट वाउचर बनता है, अगर पैसा जाता है तो डेबिट वाउचर। नालायक, लिख लिया करो ऐसी बातें, बार बार बोलता हूं, लिख लिया करो। तो पैसा आता है तो क्रेडिट वाउचर बनता है, जाता है तो डेबिट वाउचर बनता है। वाउचर की दुनिया में यही रूल फॉलो होते हैं, पैसा आता है तो क्रेडिट वाउचर, जाता है तो डेबिट वाउचर, और अगर कोई फ्लो नहीं हुआ, ना पैसा आया ना पैसा गया, तो ट्रांसफर वाउचर बनता है। तो यहां पर तो पैसा जा रहा है, मशीन खरीद रहे हैं, तो कौन सा वाउचर बनेगा? डेबिट वाउचर बन जाएगा मेरे बाबू, डेबिट वाउचर बन। तो ठीक है जी, हो गई हमारी बात ये भी। इसके अलावा कोई 4 डिफरेंसेस बताने कैश बेस एक्रूवल बेस में, तो ये आप थ्योरी के अंदर जरूर अच्छे से रीड कर लें। चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये जर्नल का मीनिंग और एडवांटेजेस भी ये आप बुक से ही रीड कर लें जरूर और जरूर। इसके अलावा मैं तो अब बात करता हूं सीधा क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 जहां बोल क्या रहे हैं, कुछ एक ये जो नीचे सवाल दिए गए हैं इनका जवाब आपको बताना है। तो श्याम लाल है, उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, कैपिटल इनकी 4 लाख है, और ऑन द सेम डेट उन्होंने स्टॉक भी खरीदा है 1,90,000 का, फर्नीचर खरीदा है 50,000 रुपए का, और 31 मार्च पे सम स्टॉक जो कि है फिनिश गुड्स का वो उनका 38,000 का है। ठीक है जी, ओके, सही है ये। और रिमेनिंग अनसोल्ड ऑन द सेम नीड टू बी रिकॉर्डेड इन अ बुक्स, और मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक जो कि है वो है 42,000, यानी साल के अंत पर कॉस्ट तो है 38 और मार्केट वैल्यू है 42। ठीक है जी, ओके। ऑन दैट डेट जो अदर एसेट्स और लायबिलिटी हैं उनकी डिटेलिंग दी हुई है, लाइक डेटर दिया हुआ है 1,28,000, जिसमें से 3,000 रिप्रेजेंट हो रहा है ऐसे डेट्स को लेके जो रिकवरेबल नहीं होंगे। ठीक है, और एक क्रेडिटर दिए हैं, एक कैश बैलेंस दिए हैं, और साथ में कह रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा बिजनेस से भी निकाला है, यानी ये ड्राइंग्स का डेटा दिया हुआ है क्योंकि प्राइवेट एक्सपेंसेस की बातें कर रहे हैं।
और इन एडिशन टू द गुड्स वर्थ 50,000 यूज इन ए होम, यानी कि 20,000 रुपए कैश निकाले और 5,000 रुपए के गुड्स निकाले तो टोटल ड्राइंग हम लोग निकाल देंगे। और इसके अलावा ही ऑल्सो पेड 5,000 टू हिज सन विच ही फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इन अ बुक्स, तो ये भी आपका ड्राइंग का ही डेटा हो गया हमारा। खैर, और साथ में डेप्रिसिएशन लगाना है आपको 10% के हिसाब से। तो ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि बताओ जी बताओ, बता दो हमें टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो देखो ड्राइंग के तौर पर भाई इन्होंने क्या क्या किया, एक तो इन्होंने 20,000 रुपए प्राइवेट एक्सपेंस के लिए निकाले, तो वो भी आपके काउंट किए जाएंगे। 5,000 के इन्होंने गुड्स निकाल लिए, यहाँ पर दिया हुआ था कि 5,000 के गुड्स वर्थ यूज कर लिए उसने अपने घर पे, तो भैया 5,000 वो भी ड्राइंग में काउंटेबल होगा। और जो इन्होंने 5,000 रुपए, बेटे को 5,000 रुपए दे दिए, कहाँ पार्टी मनाने जा रहा हूँ तो। खैर, तो टोटल 30,000 रुपए की ड्राइंग्स होगी आपकी, ठीक है जी, ऐड कर देंगे हम, टोटल 30,000 रुपए की ड्राइंग होगी। तो ये तो हो गई हमारी बात। इसके अलावा कह रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितनी वैल्यू पे होगा और क्यों होगा। तो देखो ये जो क्यों का जवाब है, क्यों का जवाब हम लिखेंगे कि क्योंकि हम जानते हैं एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो कम होती है उस पर वैल्यू किया जाता है स्टॉक। ऐसा नहीं है कि स्टॉक को कॉस्ट पर लोगे आप, ऐसा नहीं है स्टॉक को मार्केट वैल्यू पे लोगे आप, जो कम होगी उस पे लोगे आप। तो बेसिकली जरा आराम से देखो, ये तो आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक की चिंता नहीं है आपको, ओपनिंग स्टॉक की बातें नहीं कर रहे, क्लोजिंग स्टॉक की बातें कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट तो है 38 और मार्केट वैल्यू गिवन है 42, तो आप किस पर वैल्यू करोगे, 38 42, 38 पर वैल्यू करोगे। क्या 38 पे इसलिए वैल्यू किया हमने क्योंकि वो तो कॉस्ट है और हमेशा कॉस्ट पे ही तो वैल्यू करते हैं, तो जवाब है ना, कई बार कॉस्ट पे कई बार मार्केट वैल्यू पे, तो विच एवर इज लोअर। तो दैट्स व्हाई आप क्लोजिंग स्टॉक को कितने पर वैल्यू करोगे, 38,000 पे, क्योंकि कॉस्ट कम है आपकी इस बार। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है डेप्रिसिएशन की, तो बताओ जी बताओ डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, जानते नहीं हम। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है, फर्नीचर क्रेडिट होता है, और अमाउंट कितनी आएगी है, अमाउंट कितनी आएगी भाई, जो फर्नीचर है आपका वो कितनी अमाउंट का है, फर्नीचर 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 कहां गया हमारा, फर्नीचर ही नजर नहीं आ रहा, अरे कहां खो गया फर्नीचर। तो कैपिटल गिवन है, स्टॉक गिवन है, फर्नीचर वो रहा शुरुआत में चमक रहा फर्नीचर, 50,000 रुपए का। और डेप्रिसिएशन का रेट हमें बताए हुए क्वेश्चन के बिल्कुल आखिरी में 10%, तो 50,000 का 10% हो जाएगा 5,000, तो 5,000 रुपए के साथ में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है जी, हो गई हमारी बात। इसके अलावा नेम द अकाउंटिंग वाउचर फॉर द कैश परचेज ऑफ अ गुड। तो अभी अभी मैंने कहा था पैसा आता है तो क्रेडिट वाउचर बनता है, जाता है तो डेबिट वाउचर बनता है। तो ऑब्वियसली कैश परचेज ऑफ गुड्स में तो पैसा जा रहा है, तो अगेन क्या बनेगा, डेबिट वाउचर बनेगा। तो डेबिट वाउचर बना दिया जाएगा, डेबिट वाउचर बना दिया जाएगा। इसके अलावा व्हाट इज द नेचर ऑफ अ बैड डेट्स एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑल्सो स्टेटेड इट्स रूल। तो जरा आराम से भाई, बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स आपका एक नुकसान की कैटेगरी में आता है, और वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है हमारी, जिसमें रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट होते हैं, तो उसमें हमने जाना हुआ है कि जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं, जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं, वो आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट होगा जी, और उसका रूल क्या होगा, रूल क्या होगा, तो रूल होगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो ये आपका रूल हो जाएगा। तो हो गई जी हमारी बात। इसके अलावा क्यों मंत्र, क्वेश्चन नंबर 28 प्रिंसिपल्स पूछ रहे हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूं कर लू ना, इतनी तो उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 जहां पर कह रहे हैं, जहां पर ये कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज करने के लिए, तो जर्नल एंट्रीज करनी है इन सारे के सारे केसेस की। तो आओ जरा बात करें जर्नल एंट्रीज की, है ना। पूरा पूरा पेपर देख रहे हो कितना ज्यादा वक्त लगता है अकाउंट्स का पेपर करने में। अकाउंट्स का पेपर मुश्किल तो है या नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, लेकिन सबसे जो मेन बात है वो है कि अकाउंट्स का पेपर लेंथी होता है और अटेम्प्ट करने में खासा दिक्कतें होंगी आपको। तो अगर करना है आपको सही तरीके से अटेम्प्ट, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसकी प्रैक्टिस करिए, मॉक पेपर की प्रैक्टिस करिए। ये जो हम करवा रहे हैं यहाँ पर पेपर, इनकी रिटन में खुद से मैंने तो करा दिया, मैंने तो बोल दिया, आपने नहीं किया अभी। तो आप एक एक क्वेश्चन कर करके देखिए, बार बार कर करके देखिए। जब आप पूरी तरह से एश्योर हो चुके हैं कि आपको सभी क्वेश्चन आते हैं, फिर एक बार सामने अपनी घड़ी रखकर 3 घंटे के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करके देखो कितने पानी में हो आप।
तो बेसिकली अकाउंट्स के पेपर में जो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है तो वो अटेम्प्ट करने में आती है, जिसको दूर किया जा सकता है सिर्फ एक ही तरीके से, प्रैक्टिस के जरिए। तो लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आओ हम भी करते हैं। तो जर्नल एंट्री करनी है इस क्वेश्चन में, तो आओ जरा करते हैं बात। तो जर्नल एंट्री करनी है तो फॉर्मेट तो बनाया हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग ये बेसिक बातें तो जानते ही हैं, जर्नल आता है, सीरियल नंबर आता है, ठीक है जी, पर्टिकुलर्स आते हैं। अगली बार से लिख के रखूंगा ये भी, है ना। ये बेसिक बातें तो उम्मीद करता हूँ, अब तो खिलाड़ी बन चुके हैं हम, ये बेसिक बातें भी क्या मैं मतलब रिपीट करूं, अब तो आती हैं ये हमें। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, क्या कुछ होता है ये क्या नहीं, ये सब आता है, हमें खिलाड़ी हैं हम। खैर, तो सबसे पहली बात कर रहे हैं ओपन ए करंट अकाउंट इन ए बैंक। तो बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराया है, 6 अप्रैल की ये ट्रांजेक्शन है 70,000 रुपए के साथ। तो ठीक है जी, तो 2022 और किस डेट की ट्रांजेक्शन थी, 6 अप्रैल की, ठीक है जी। तो अप्रैल 6 और करंट अकाउंट ओपन कराया मतलब बैंक अकाउंट ओपन कराया, बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराया। और देखो, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको पैसा जमा कराना पड़ता है, तो आपकी जेब से पैसा जाता है। जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो तो जेब से पैसा जाता है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। और 70,000 रुपए जमा कराए हैं तो 70,000 रुपए से होगी एंट्री। और उम्मीद करता हूं नरेशन लिखने में मैं वक्त बर्बाद ना करूं, ना अपना ना आपका। तो नरेशन तो आप लिख ही लोगे, मैं ओरल बोल देता हूं, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या जो ट्रांजैक्शन लिखी है वही आप सेम टू सेम लिख सकते हो। देन अप्रैल 8 की एंट्री, जहां क्या लिखा है कि आपको एक बिल रिसीवेबल मिला है, बिल रिसीवेबल मिला है, एसेट आया है। तो बिल रिसीवेबल एसेट होता है, वो मिला है, और आपने क्या किया, आपने उसे बैंक में जमा करा दिया। तो जरा आराम से, आपको बिल रिसीवेबल मिला, received against a bill receivable from Arnav and deposited into the bank, आपने उसे बैंक में भी जमा करा दिया। और कितनी अमाउंट का है वो, 3,000 रुपए का। तो अप्रैल 8 की ट्रांजैक्शन है, जरा ध्यान से भाई। सबसे पहले क्या मिला, बिल रिसीवेबल मिला। तो बिल रिसीवेबल एसेट है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, किससे मिला, अर्नव से मिला। अर्नव, सुन रहे हो तुम, भैया, तो किससे मिला, अर्नव से मिला। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू अर्नव, ये होगी हमारी एक एंट्री। भाई शुरुआत में आपको बिल मिला तो आपने बीआर अकाउंट डेबिट कर दिया, बिल रिसीवेबल पूरा भी लिख सकते हो आप। बाद में आपने इस बिल को क्या अपने पास रखा, नहीं, बैंक में जमा करा दिया। बैंक में जमा कराया तो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि बैंक में पैसे आएंगे, बैंक में पैसे आएंगे, वो जरूर आएंगे। और वो जाएंगे, कौन जाएंगे भाई, बीआर आपको मिला पहले अर्नव से, फिर बाद में बीआर आपने जमा करा दिया, तो बीआर अकाउंट क्रेडिट कर दिया आपने। तो इस तरीके से कर दिया, ठीक है जी। और बस कितनी अमाउंट की एंट्री है, ये है आपके 3,000 रुपए की। तो 3,000 रुपए से कर देंगे रिकॉर्ड 3,000, और दोनों ही ट्रांजेक्शन को अलग अलग कर अलग अलग नरेशन भी लिखोगे आप। जैसे पहले केस में नरेशन लिख दोगे आप कि बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम अर्नव, देन बिल रिसीवेबल डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ऐसे करके बातें हो जाएंगी आगे। कैश एम्बेजल्ड बाय एम्प्लॉय, ये एम्बेजलमेंट क्या होता है, एम्बेजल्ड क्या होता है, तो एम्बेजल का मतलब चोरी होता है, नुकसान होता है। तो किस चीज की चोरी हो गई, कैश की चोरी हो गई। तो 10 अप्रैल को 5,000 रुपए कैश गायब मिला हमें। तो 10 अप्रैल, तो कैश तो आया या गया, तो कैश तो जा रहा है, कैश तो कम हुआ है, तो कैश तो क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, तो डेबिट होगा लॉस। भाई लॉसेस हमेशा हमारी अकाउंटिंग में डेबिट ही होते हैं। तो लॉस ऑफ अ कैश बाय एम्बेजलमेंट, लॉस ऑफ अ कैश बाय एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट क्या होती है, छोटी मोटी चोरी। क्या सर जी 5,000 छोटी मोटी अमाउंट होती है, मतलब 5,000 एक दिन में नहीं हुआ होगा ना, धीरे धीरे हो रहा होगा, फिर बाद में जब चेक किया तो 5,000 का गैप मिला ऐसे हो गया होगा। तो यानी छोटी छोटी छुटपुट चोरी, मतलब ये कोई चोरी डाका नहीं है, छोटी छोटी चोरी, एम्बेजलमेंट। इसके अलावा, अरे कहाँ पहुंच गए, खैर इसके अलावा देन 12 अप्रैल को हमने गुड्स खरीदे हैं अक्षय से, खरीदे हैं 12,000 के, और ट्रेड डिस्काउंट भी हमें मिला है 300 रुपए का। यानी 12,000 में से 300 रुपए माइनस करके 11,700 ही हमने पे किया होगा। इसके अलावा भाई अक्षय नाम दिया हुआ है तो मैं इसे मान के चलूंगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही। इसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट की तो मैं अकाउंटिंग नहीं करता, ट्रेड डिस्काउंट का तो मैं अकाउंट ओपन नहीं करता, तो अकाउंट ओपन किए बगैर करना है मुझे तो ये काम। तो जरा आराम से, 12 अप्रैल को खरीदा है मैंने ये सामान, ठीक है जी, कितना, 12,000 का सामान था। तो जरा आराम से अगले पेज पे आ जाते हैं। तो 12 अप्रैल को सामान खरीदा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट,
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू टू अक्षय, अक्षय क्योंकि उधार में खरीदा है, यही मान के चलूंगा मैं, ठीक है। वो सामान कितने का खरीदा था, 12,000 का, और 300 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड विद 11,700। डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करूंगा, यानी कि डिस्काउंट रिकॉर्ड ना करने का मतलब डिस्काउंट को एडजस्ट तो किया है हमने, डिस्काउंट को एडजस्ट तो किया है हमने, लेकिन डिस्काउंट का कोई अकाउंट ओपन नहीं करना। पता लगा डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिया या क्रेडिट कर दिया, तो ये वाला काम नहीं करना है आपको। और नरेशन तो लिख ही देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अक्षय वगैरह वगैरह। आगे पेड टू भुवन, भुवन को आप पे कर रहे हो, डिस्काउंट इस बार मिला है, और ये कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। और आपने पे कितना किया, 3,440। तो 14 अप्रैल को आप पे कर रहे हो, 14 अप्रैल को, और किसको पे कर रहे हो, भुवन को। तो देखो सबसे पहले तो भाई भुवन अकाउंट तो हो जाएगा आपका डेबिट, क्योंकि आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और डिस्काउंट रिसीव्ड तो आपका फायदा होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड तो फायदा होता है, और फायदे तो हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट ही होते हैं आपके, भाई फायदे क्रेडिट होते हैं। और जेब से पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, और लायबिलिटी आपकी कम होगी भुवन नाम की, तो वो डेबिट। इसके अलावा भाई जेब से कितना पैसा जा रहा है, तो 3,440 रुपए पे कर रहे हो आप, और 160 रुपए का डिस्काउंट मिला है आपको, तो 3,440 रुपए कैश में जाएंगे। 3,440 पे किया आपने, 160 का डिस्काउंट मिला, तो ऑब्वियसली भुवन अकाउंट में कितना दिखाओगे, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा 3,600 रुपीज। तो इस तरीके से होगी ये एंट्री, नरेशन में लिख दोगे आप बीइंग पेड टू भुवन ऐसे करके। देन नेक्स्ट एंट्री, जहां नेक्स्ट एंट्री में लिखा है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम ध्रुव डेटेड 17 मई। अब देखो 15 अप्रैल को आपको चेक मिल रहा है, वो भी 17 तारीख का, यानी कि फ्यूचर की डेट का, तो डेफिनेटली आपने जमा तो कराया नहीं होगा। फिर ये भाई अप्रैल के महीने में अगर मई महीने का चेक मिल रहा है आपको, तो पोस्ट डेटेड चेक मिल रहा है आपको, तो आपने जमा तो कराया नहीं होगा बैंक में, तो टेक्निकली मिल तो चेक रहा है, लेकिन आप बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करोगे आप। तो 15 तारीख को ध्रुव से चेक मिला 6,000 का, तो 15 तारीख को ध्रुव से चेक मिला, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। तो इंस्टीड ऑफ अ बैंक अकाउंट डेबिट, आप बैंक अकाउंट कतई भी डेबिट नहीं करोगे, बल्कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करोगे। और जिससे आपको मिला है, किससे मिला है, क्या मिला है, तो ध्रुव से मिला है, तो ध्रुव अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे आप, ठीक है जी। और बस अमाउंट तो कितनी आ जाएगी, कितना, 6,000 का चेक मिला है, तो 6,000 रुपए लिख दोगे आप। क्या ही दिक्कत की बात है, कौन सी ऐसी आफत आ गई है, कोई आफत नहीं आई, ना आफत आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। लेकिन सभी चैप्टर्स को अच्छे से कवर करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, सारे सिलेबस कवर करो, सारे टॉपिक कवर करो, मॉक पेपर करो, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, कोई आफत नहीं आ रही है, ठीक है जी। सब ठीक है, सब बेहतरीन है। वो सब बेहतरीन नहीं है तो बेहतरीन करो नालायक को प्यारे प्यारे। तो 17 अप्रैल को रिसीव हुआ है हमें फिर से चेक। अब देखो फिर से चेक रिसीव हुआ है, लेकिन इस बार चेक इन हैंड नहीं लिखेंगे हम, इस बार तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे बकायदा हम, क्योंकि इस बार ऐसा तो नहीं है कि पोस्ट डेटेड चेक वगैरह है। तो दीपक से हमें चेक मिला है, डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, और 4,370 का चेक हमें मिला है, ठीक है जी, ओके। तो चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा इस बार, तो इस बार बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और आपने डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट मिलना तो फायदा है, लेकिन डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो तो वो तो नुकसान होता है आपका, ठीक है जी। तो ऐसे करके है, ठीक है जी। किस पार्टी से मिला है, दीपक से मिला है 17 अप्रैल को 4,370 का चेक और 130 रुपए का 130 का डिस्काउंट, ठीक है जी। तो 17 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है, 4,370 रुपए का चेक, 130 का डिस्काउंट, तो ऑब्वियसली इन दोनों का टोटल करके जिस पार्टी, यानी कि दीपक ही थी ना पार्टी, हाँ दीपक थी पार्टी, तो दीपक को क्रेडिट कर दिया हमने, कितना, टोटल अमाउंट से, जो कि हो जाएगा मेरा कितना, 4,500 रुपए। हो गई हमारी बात खत्म, ठीक है जी। इसके अलावा लाओ इसे थोड़ा ऊपर पहुंचाएं, अरे जाता क्यों नहीं, हाँ अब पहुंच गए ना, ठीक है, ओके है। तो पेड टू कमल ए सेल्समैन फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम के आपने सेल्समैन को पैसे दे दिए हैं, तो ठीक है, क्या होने वाला है हमारा भाई, माना आप कमल को पैसे दे रहे हो, लेकिन ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम के दे रहे हो, 20 अप्रैल को 4,300, तो 20 अप्रैल को 4,300 लाओ नीचे ले आते हैं। एक ही तो एंट्री बची है, मुझे तो लगा ज्यादा एंट्रीज बची है। अभी भी अब
क्या गड़बड़ हो गया ये? क्या? तो 20 अप्रैल को तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। कमल का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। 4300 हमने दिए हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4300 और 4300, बात हमारी खत्म हो गई। तो बस इसी के साथ में जर्नल का ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। इसके अलावा 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 मेरे बाबू, ये क्वेश्चन है किस चीज का? अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर मैं मान के चलता हूं कि फॉर्मेट वाइज आपको पूरी तरह से क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी स्टिल अगर किसी को फॉर्मेट में कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो प्लीज जाकर वो फॉर्मेट क्लियर कर लीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन की क्लासेस देख लीजिए, लेक्चर कवर कर लीजिए। मैं फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को डिक्टेट करने वाला हूं कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा आपका। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी, ओके। कैसे करेंगे? तो सुनील ने बिजनेस किया है शुरू 1 लाख की कैपिटल के साथ में, तो सबसे पहले तो यहीं से ही हमारी बातों की शुरुआत हो जाएगी। आप सीधा कैश में प्लस करोगे 1 लाख रुपए और कैपिटल में भी प्लस करोगे मेरे बाबू 1 लाख रुपए। इसके अलावा आपने बैंक में पैसा जमा कराया है, तो डन, आप बैंक में प्लस करोगे 60,000 रुपए, आपकी जेब से पैसा खर्च हो जाएगा, तो आप कैश में माइनस करोगे 60,000 रुपए। आपने परचेज किए हैं गुड्स श्याम से, ऑब्वियसली नथिंग इज अ मेंशन, और व्हेनेवर नथिंग इज अ मेंशन तो आप उधार की ट्रांजैक्शन मान के चलते हो, तो उधार की ट्रांजैक्शन मानी, बट गुड्स तो खरीदे हैं, तो गुड्स में प्लस हो जाएगा, आपका नया एसेट क्रिएट होगा। साथ ही साथ आप लायबिलिटी में भी एक नई लायबिलिटी क्रिएट करोगे श्याम नाम से, मेरे श्याम नाम से लायबिलिटी क्रिएट हो गई मेरे श्याम नाम से। चलो खैर, इसके अलावा सोल्ड गुड, सेल की ट्रांजैक्शन आ गई, जहां आप 20,000 का सामान 25 में बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका 20 का सामान आपने 25 में बेचा, तो आपका फायदा हुआ है। और अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5,000 जाकर कैपिटल में ऐड कर दूंगा। उसके बाद में आपने सामान कितने का बेचा? 20,000 का बेचा, तो ऑब्वियसली गुड्स में से माइनस हो जाएगा कितना, कितने का सामान? 20,000 का सामान। अगली बात, आपने 20 का सामान कितने में बेचा कस्टमर को? 25 में, जिसमें से लिखा है कि 7,000 रुपए आपको कैश में मिल गया, तो 7,000 रुपए कैश में मिल गया, तो कैश में ऐड हो जाएगा 7,000 रुपए। लेकिन अगर 25 में से 7,000 ही मिले हैं, दैट मीन रिमेनिंग 18,000 नहीं मिले हैं, तो दैट मीन्स डेटर क्रिएट होगा आपका 18,000 के साथ। तो ऑब्वियसली इस ट्रांजैक्शन के 4 इंपैक्ट होंगे। कैपिटल में प्रॉफिट कंपोनेंट ऐड होगा, गुड्स में से कॉस्ट प्राइस डिडक्ट होगा, जितना कैश मिला 7,000 वो कैश में ऐड होगा, और 25 में से 7,000 मिल चुका, तो रिमेनिंग 18,000 ऑब्वियसली हम डेटर में से डिडक्ट करके चलेंगे। इसके अलावा सैलरी 6,000 की हमने पे कर दी, सैलरी अनपेड है हमारी 1,000 रुपए की, तो जरा आराम से भाई, सैलरी पे कितनी की? 6,000 की, तो ऑब्वियसली बात है कि कैश में से कितना जाएगा? 6,000 रुपए। सैलरी अनपेड कितनी है? 1,000 रुपए की, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी विच इज अ लायबिलिटी, तो एक लायबिलिटी क्रिएट आप करोगे, एक लायबिलिटी आप क्रिएट करोगे कितने से? 1,000 रुपए से। आपका टोटल एक्सपेंस कितना है भाई? टोटल तो खर्चा फिर 7,000 हुआ ना भाई, उसमें से 6,000 आपने पे कर दिया, 1,000 पे नहीं किया, तो टोटल खर्चा कितना? 7,000 का। तो हम जानते हैं कि जो एक्सपेंस होता है वो क्या होता है? कैपिटल में से माइनस। कैपिटल में से कितना माइनस करोगे? 7,000 रुपए। तो ये ट्रीटमेंट करना है आपको। पॉइंट नंबर 4 का आगे, कमीशन आपको 3,000 रिसीव हुआ है, जिसमें से थोड़ा सा जो कमीशन है वो आपका एडवांस नेचर का है। 3,000 का कमीशन रिसीव हुआ, 500 रुपए का एडवांस नेचर का है। तो जरा आराम से, टोटल कमीशन कितना है? 3,000, तो कैपिटल में ऐड होगा आपका कितना? 3,000, जिसमें से टोटल कमीशन आपका 3,000 है, तो कैपिटल में नहीं सॉरी कैश में ऐड होगा 3,000, जिसमें से 500 रुपए एडवांस का है, और एडवांस की नेचर की चीजों को हम हमेशा अपनी लायबिलिटी कहते हैं। तो लायबिलिटी में ऐड करोगे आप कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस नेचर का कमीशन 500, और दैट मींस कह सकते हैं कि जो बाकी की बचा हुआ हमारा कमीशन है वो हमारा नॉर्मल इनकम होगा, विच इज टू बी एडेड इनटू द कैपिटल। तो जो इतना भी हमारी इनकम है वो हमारी कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ, बस बात खत्म। आगे, सोल गुड्स कॉस्टिंग 5,000 एट अ लॉस ऑफ 500, तो 5,000 का सामान 500 के नुकसान पे बेचा, तो कितने का सामान बेचा? 5,000 का सामान बेचा, तो गुड्स में से माइनस कितना होगा? 5,000 होगा। कितने के नुकसान पे बेचा? 500 के नुकसान पे बेचा, तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट होता है तो ऐड होता है कैपिटल में, नुकसान होगा तो माइनस होगा कैपिटल में से। और ऑब्वियसली 5,000 का नुकसान अगर 500 के नुकसान पे बेचा, तो हाँ नुकसान पे बेचा है तो ज्यादा में बेचा या कम में बेचा? तो कम में बेचा, 4,500 में बेचा, तो कैश में ऐड तो होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितना? 4,500। इसके अलावा
17,400 प्रदीप से मिल गया है फुल सेटलमेंट में। अब फुल सेटलमेंट में मिला है तो कैश तो मिला है, तो कैश तो ऐड होगा कितना, 17,400। प्रदीप जो कि हमने यहां पर डेटर क्रिएट किया था, तो वो डेटर जो कि है यानी कि प्रदीप जो हमने ऑब्वियसली ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में क्रिएट किया होगा, तो उसमें से डिडक्ट कर देंगे हम कितना, 18,000 रुपए। यहां पर बोला भी था हमने कि डेटर क्रिएट होगा 18 से, तो जैसे ही इस ट्रांजैक्शन की बारी आएगी तो पूरे 18,000 रुपए से ही हम डिडक्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, गायब कर देंगे। 18,000 के डेटर से अगर 17,400 मिल रहे हैं तो ये फायदे की बात या नुकसान की बात, ऑब्वियसली थोड़ा कम पैसा मिल रहा है तो ये निश्चित तौर पे नुकसान की बात है हमारी। और जो भी नुकसान होते हैं वो हमारी कैपिटल में से ही डिडक्ट कर दिए जाते हैं, तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे जो हमारे 600 रुपए का नुकसान होगा। सामान खरीदते हैं तो सामान बढ़ता है, सामान वापस करेंगे तो सामान कम होगा, तो गुड्स में से माइनस कर दोगे आप। और साथ ही साथ आपके क्रेडिटर, श्याम नाम का क्रेडिटर जो हमने पहले क्रिएट किया था वो भी डिडक्ट हो जाएगा। देन चेक हमने इशू किया 27,200 का श्याम को फुल सेटलमेंट में। तो देखो श्याम नाम का लायबिलिटी हमने ओरिजिनली 30,000 से क्रिएट की थी, बाद में 2,000 से डिडक्ट कर दी थी, तो लेटर ऑन आपकी लायबिलिटी तो बची होगी वो सिर्फ और सिर्फ 28,000 की ही बची होगी। और 27,200 माइनस कर दिया, पे कर दिया, तो कैश में से माइनस होगा 27,200 ही। जो क्रेडिटर श्याम नाम का है वो पूरा फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरे 28,000 रुपए के साथ। और यहां पर 800 का बेनिफिट होगा जो कि आपको कैपिटल के अंदर ऐड करके चलना है। तो ठीक है जी, इस तरीके से मैंने बता तो दिया है अकाउंटिंग इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस की, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा क्या नहीं करना। इसके बावजूद भी अगर आपको इसके किसी पॉइंट के अंदर दिक्कत आती है तो जरूर पूछ सकते हो आप। तो इसी के साथ पूरा का पूरा 80 नंबर का पेपर डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। जैसा कि कहा था जितना मर्जी मैं बोल लूं, जितना मर्जी मैं बोल लूं, जितना मर्जी आप सुन लो, जब तक आप खुद से बैठ के नहीं करोगे तो तब तक बातें नहीं बन पाएंगी। तो बैठ के प्रैक्टिस करें, जरूर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आप लोगों के पास में। ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा बैठ के पढ़ाई करेंगे नंबर इसी ही चीज से आएंगे। आप जितना मर्जी इधर उधर की चीजें करते रहिए, वीडियोस देख लें, ये कर लें, ऑब्वियसली मैं भी वीडियो बना रहा हूं, मेरी भी आप देख रहे हो, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। तो चलिए खैर, आज तो ये फिलहाल फर्स्ट पेपर था, जल्दी ही सेकंड पेपर भी मैं रिलीज कर दूंगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए, मैं भी लगा रहूंगा। तो चलिए खैर, फिलहाल के लिए तो बात खत्म होती है। और उसके बावजूद भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है टॉपिक वाइज, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अभी भी यहां पर शेयर कर दिया है, उसे देखिए। किसी और टॉपिक के अंदर दिक्कत है तो उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए। ओके डन, टाटा बाय बाय।